नमस्कार दोस्तों। जीएसटी रेट कट, ये सुनते लगता है वाह, ग्राहकों का तो फायदा ही फायदा है। लेकिन क्या ये व्यापारियों के लिए नुकसान का सौदा है? ये सवाल ना जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, इसमें कई पेच हैं। तो चलिए आज इसी मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। सोचिए, त्योहारों का मौसम है और उससे ठीक पहले एक बड़ी खबर आती है कि भाई बहुत सारी चीजें सस्ती होने वाली हैं। सुनने में तो यही आ रहा है कि कारें, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, जूते, चप्पल, इन सब पर जीएसटी की दरें कम हो सकती हैं। अब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ना? लेकिन एक मिनट, क्या ये पूरी कहानी है? क्या इस चमकती हुई खबर का कोई दूसरा पहलू भी है, थोड़ा सा डार्क साइड? चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इसी को डिकोड करते हैं। देखिए, हम और आप जैसे ग्राहकों के लिए तो ये सीधी सीधी जीत है। चीजें सस्ती होंगी, हमारी बचत बढ़ेगी, सिंपल। पर उन व्यापारियों का क्या, जिनके पास पहले से खरीदा हुआ माल गोदाम में पड़ा है? उनके लिए तो ये एक बहुत बड़े नुकसान का सौदा बन सकता है। अब ये मुश्किल है क्या? इसे समझने के लिए हमें दो तरह के डीलर्स को देखना होगा, और यकीन मानिए दोनों की अपनी अपनी अलग अलग परेशानियां हैं। तो ये दो तरह के डीलर्स हैं। एक होते हैं कॉम्पोजिशन डीलर और दूसरे रेगुलर डीलर। अब इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क हैगा वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जिसे हम आईटीसी भी कहते हैं। सीधी सी बात है, कॉम्पोजिशन डीलर को ये आईटीसी नहीं मिलता, पर रेगुलर डीलर को मिलता है। और बस यही छोटा सा फर्क सारी समस्या की जड़ है। चलिए पहले कॉम्पोजिशन डीलर की कहानी समझते हैं। सोचिए, एक डीलर ने 28% जीएसटी देकर टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन का ढेर सारा स्टॉक खरीद लिया। अब क्योंकि वो कॉम्पोजिशन डीलर है, उसे इस टैक्स पर कोई क्रेडिट, कोई आईटीसी नहीं मिला, तो वो 28% टैक्स उसकी खरीद की कीमत में ही जुड़ गया। अब अचानक सरकार ने जीएसटी घटाकर 18% कर दिया, तो जो नया माल आएगा वो सस्ता होगा। अब इस डीलर को मार्केट में टिके रहने के लिए अपना पुराना महंगा वाला स्टॉक भी नए सस्ते दाम पर बेचना पड़ेगा। नतीजा आप खुद ही सोच लीजिए, सीधा सीधा घाटा। तो ये तो ही कॉम्पोजिशन डीलर की बात। आपको लगेगा कि रेगुलर डीलर तो आईटीसी ले सकता है, तो वो तो सेफ है ना? जी नहीं, उसके लिए एक और भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है, और वो है वर्किंग कैपिटल का फंस जाना। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये वर्किंग कैपिटल कैसे फंस गई, ये क्या चक्कर है? चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। मान लीजिए एक रेगुलर डीलर ने रेट कट से पहले 10 करोड़ रुपए का माल खरीदा। अब उस टाइम रेट था 28%, तो इस 10 करोड़ के माल पर उसने सरकार को 2 करोड़ 80 लाख रुपए का जीएसटी चुका दिया। ये पैसा उसकी जेब से गया सरकार के पास। फिर हो गया रेट कट। अब जब वो यही माल अपने ग्राहकों को बेचेगा, तो वो नया वाला यानी 18% जीएसटी ही वसूल सकता है। तो 10 करोड़ के माल पर उसे ग्राहकों से मिले सिर्फ 1 करोड़ 90 लाख रुपए। अब जरा हिसाब लगाइए, सरकार को दिए 2.8 करोड़, ग्राहकों से वापस मिले 1.9 करोड़। बीच का जो अंतर है पूरे 90 लाख रुपए, वो पैसा अब सरकार के पास उसके आईटीसी खाते में अटक गया है। यही है उसकी ब्लॉक हुई वर्किंग कैपिटल। मतलब कैश होते हुए भी वो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस बड़ी समस्या का कोई हल है? क्या व्यापारियों को इस नुकसान से बचाने का कोई तरीका है भी या नहीं? एक्सपर्ट्स का सुझाव तो बिल्कुल सीधा और साफ है। उनका कहना है कि सरकार को व्यापारियों के पास जो स्टॉक पड़ा है उस पर चुकाए गए एक्स्ट्रा टैक्स का रिफंड दे देना चाहिए। सिंपल। और ये रिफंड कैसे दिया जा सकता है? इसके लिए एक मैकेनिज्म है जिसे कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। देखिए, ये बस एक फैंसी नाम है एक ऐसी सिचुएशन का जब खरीदने पर लगने वाला टैक्स यानी इनपुट टैक्स बेचने पर लगने वाला टैक्स यानी आउटपुट टैक्स से ज्यादा हो जाए। और रेट कट के बाद तो ठीक यही हो रहा है ना? तो चलिए अब पूरी कहानी को समेटते हैं। इस रेट कट की जो फाइनल बैलेंस शीट बनती है उसमें देखते हैं कि आखिर कौन फायदे में रहा और किसे नुकसान उठाना पड़ा। तो देखिए, फायदा किसे हुआ? हम जैसे कंज्यूमर्स को और बिल्डर्स को भी। लेकिन नुकसान किसे हुआ? उन सभी व्यापारियों और मैन्युफैक्चरर्स को जिनके पास पुराना स्टॉक पड़ा था। वो या तो अपनी वर्किंग कैपिटल फंसा बैठे हैं या फिर सीधे सीधे नुकसान झेल रहे हैं। और यहीं पर आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब भी कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है तो क्या ये जरूरी नहीं है कि उसके असर को हर एंगल से देखा जाए, हर एक वर्ग पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये सोचा जाए, ताकि ऐसा ना हो कि एक के फायदे के चक्कर में दूसरे का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए।